दोस्तों आज मैं इस रिविजनरी वीडियो में आपको रिवाइज कराऊंगा कंपनी एक्ट का एक सेक्शन 148। दिस सेक्शन इज फॉर कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट ऑडिट। तो सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले बच्चे मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को आप प्रेस करिए और वीडियो को आप ध्यान से देखिए। और वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए और जितना ज्यादा हो सके प्लीज इसको आप शेयर करिए। हाँ सर, हम आपकी बात बिल्कुल मानेंगे, बिल्कुल हम आपकी वीडियो को बहुत शेयर करेंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू। चलिए, सेक्शन 148 डील करता है कॉस्ट रिकॉर्ड एंड कॉस्ट ऑडिट में। सेक्शन 148 सबसेक्शन 1 में हम बात करेंगे कॉस्ट रिकॉर्ड की एंड 148 सबसेक्शन 2 में हम बात करेंगे कॉस्ट ऑडिट की। बेसिकली 148 सबसेक्शन 1 के अंदर एंड 148 सबसेक्शन 2 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डर पास करके स्पेसिफाई कर सकती है कंपनीज की आपको कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, और 148 सबसेक्शन 2 में एक पावर दी गई है कि वो कॉस्ट ऑडिट के लिए ऑर्डर पास कर सकते हैं। तो पहले ये समझते हैं कौन कौन सी वो कंपनी है जिन्हें अपने यहां पर कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, और फिर वो कौन कौन सी कंपनी है जिनको अपने यहां पर कॉस्ट ऑडिट भी करवानी होगी। तो पहला फोकस 148 सबसेक्शन 1 पर। 148 subsection 1, it is for cost records. Central government may by order in respect of such class of companies engaged in production of prescribed goods and providing prescribed services। या तो बेटा आप कोई prescribed goods बना रहे हो या फिर और आप प्रोवाइड करते हो कोई prescribed services, डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर के जरिए डायरेक्शन दे सकती है that the particulars relating to utilization of material, labor or other item of cost as may be prescribed shall also be included in the books of account। कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करती है सेक्शन 128 के अंदर। बोले जो आप 128 में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो उसमें वहां पर आपको डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन करना है, किसका लेकर? यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, लेबर एंड अदर आइटम ऑफ कॉस्ट। अकॉर्डिंगली यहां पर रूल नंबर 3 ऑफ द कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स 2014 में बताया है कि कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनको अपने यहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट में कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होगा। का कंपनीज ऑफ रेगुलेटेड सेक्टर्स एंड कंपनीज ऑफ नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स। 6 कंपनी बताई गई हैं यहां पर जो कि बिलोंग करते हैं एक ऐसे सेक्टर से जिनका कोई रेगुलेटर होता है। कौन कौन सी? टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, ट्राई इनको रेगुलेट करता है। इलेक्ट्रिसिटी, हर एक स्टेट के बेटा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड शुगर एंड इंडस्ट्रियल एल्कोहल। ऐसी कंपनी जिनका कोई रेगुलेटर नहीं है, स्टील है, सीमेंट, टायर एंड रबर एटसेट्रा। ये लिस्ट बहुत सारी थी, अकॉर्डिंगली मैंने यहां पर एटसेट्रा यूज कर लिया। हाँ, एग्जाम में एक क्वेश्चन एमसीक्यू का बन सकता है। बताइए इनमें से कौन सी कंपनी है जो एक रेगुलेटेड सेक्टर से बिलोंग करती है या बिलोंग नहीं करती। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पॉसिबल हो सकता है। और इनका टर्नओवर ओवरऑल फ्रॉम ऑल दी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज is either equal to or more than rupees 35 crore during the immediate preceding financial year। बोले आपका टोटल टर्नओवर की बात करेंगे। यहां पर एक वर्ड यूज किया गया है बच्चे, ओवरऑल। व्हाट इज कॉल्ड ओवरऑल? कि चाहे आपका प्रेस्क्राइब गुड्स हो या आप उस गुड्स के अलावा कोई और गुड्स बनाते हो, प्रेस्क्राइब सर्विस या उसके अलावा कोई और सर्विस हो, हम यहां पर आपका सारा का सारा टर्नओवर उठा लेंगे। और अगर ये टर्नओवर 35 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का था इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो करंट ईयर में आपको अपने यहां पर कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। लिमिट के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यू के लिए बच्चे आप इसको मार्क कर देना। अब ध्यान देना, करंट ईयर में मुझे कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं या नहीं करने, इसके लिए आपको इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर को देखना है। पहले ये देखिए कि क्या आप वो कंपनी है या नहीं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर के जरिए प्रेस्क्राइब किया था। कि अगर मैं प्रेस्क्राइब गुड्स बना रहा हूं या मैं प्रेस्क्राइब सर्विस को रेंडर करता हूं, तब मैं उस केस में इस ऑर्डर में फॉल कर जाता हूं। अब मुझे देखना है कि क्या मुझे अपने यहां पर इस साल कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं या नहीं करने। आप इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मूव कर जाइए
और देखिए वहां पर आपका ओवरऑल टर्नओवर क्या निकल के आ रहा था। अगर वो 35 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का था तो इस साल आपको अपने यहां पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होगा। नाउ दीज कंपनीज इंक्लूड, इसमें इंक्लूड किया जाता है फॉरेन कंपनी को जिनको डिफाइन किया जाता है सेक्शन 2 क्लॉज 42 के अंदर। ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है आउटसाइड इंडिया लेकिन उनका प्लेस ऑफ बिजनेस कहां पर होता है, इंडिया में, वो इंडिया में अपने ऑपरेशंस करती हैं। तो इसके अंदर ऐसी कंपनीज भी आएंगी। फॉरेन कंपनी को भी अपने यहां पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन एक्सक्लूड किया जा रहा है, बट एक्सक्लूड कंपनी जो क्लासिफाई हुई है एज माइक्रो एंटरप्राइज और स्मॉल एंटरप्राइज, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज अंडर द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006। ध्यान देना, एग्जम्पशन केवल माइक्रो को है और स्मॉल को है, मीडियम वाले के लिए बच्चे एग्जम्पशन नहीं है। माइक्रो एंटरप्राइज या फिर स्मॉल एंटरप्राइज अंडर द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006। यहां पर भी एग्जामिनर आपसे एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन बच्चे पूछ सकता है। नाउ मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, बात करता है रूल नंबर 5 के रेफरेंस से। रूल नंबर 3 में हमने बात करी है कॉस्ट रिकॉर्ड की, और कॉस्ट रिकॉर्ड कैसे आपको मेंटेन करने हैं ये वाली बात आ रही है रूल नंबर 5 के अंदर। रूल पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिसेंटली सीए इंटर में एक क्वेश्चन था एग्जाम में, फॉर करेक्ट और इनकरेक्ट रूल के रेफरेंस से पूछा गया था कि क्या ये रूल इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है या नहीं होता। तो बच्चे प्लीज जो रूल नंबर याद नहीं करते हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको एग्जाम के पर्पस के लिए, चाहे वो एमसीक्यू हो या करेक्ट और इनकरेक्ट फॉर सीए इंटर, आपको यहां पर रूल नंबर याद करना होगा। तो रूल नंबर 3 में बात करिए कॉस्ट रिकॉर्ड की, और रूल नंबर 5 में हम बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड। क्या कहता है रूल नंबर 5? एवरी कंपनी अंडर दीज रूल्स including all the units and branches thereof shall in respect of each of its financial year maintain cost record in the form CRA1. What is CRA? C for cost, R is for record and A for audit. Cost record audit CRA1। जैसा हम ऑडिट के अंदर ADT1, ADT2, ADT3 एंड ADT4 पढ़ते थे, ऐसे ही हमें यहां पर 4 CRA पढ़ने हैं। एग्जाम में यहां पर भी एमसीक्यू या करेक्ट और इनकरेक्ट पॉसिबल हो सकता है। CRA1 किसके लिए बात कर रहा है? कॉस्ट रिकॉर्ड के लिए बात कर रहा है। CRA2 आगे आएगा, चलिए फिर भी एक बार यहां पे मैं रिवाइज करवाता हूं आपको। CRA2 किसके लिए होता है? जब आप एक कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर लेते हो तो उसकी इंटीमेशन जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, वो जाती है CRA2 के जरिए। आपकी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट जो होती है उसका फॉर्म होता है CRA3। एंड CRA4 किसकी बात कर रहा है कि जब ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कोई क्वालिफिकेशन होता है, कुछ एडवर्स कमेंट होता है, तो ऐसे क्वालिफिकेशन एडवर्स कमेंट पर मुझे प्रॉपर इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन सबमिट करनी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट को। उसके रिगार्डिंग जो फॉर्म चलता है, इट इज फॉर्म नंबर CRA4। टोटल 4 CRA हैं। एग्जाम में इनके ऊपर क्वेश्चन एमसीक्यू बच्चे पॉसिबल है। The cost record shall be maintained on a regular basis in such manner as to facilitate the calculations per unit cost of production। आपको कॉस्ट रिकॉर्ड कुछ इस तरह से मेंटेन करना है कि आप अपनी प्रॉपर पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आ रही है उससे आप कंप्यूट कर पाए। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन क्या निकल के आ रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है, मार्जिन ऑफ ईच ऑफ इट्स प्रोडक्ट एंड एक्टिविटीज फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर। ये मंथली बेस हो सकता है, क्वार्टरली बेस हो सकता है, हाफ ईयरली, या फिर बच्चे ये एनुअल बेस हो सकता है। Cost record shall be maintained in such manner as to enable the company to exercise as far as possible control over various operation and costs to achieve optimum economies in the utilization of resources। आप कॉस्ट रिकॉर्ड बच्चे कुछ इस तरीके से मेंटेन करिए ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाए कि कहां कहां पर हमारे पास सेविंग करने की अपॉर्चुनिटीज हैं, हम कहां पर कॉस्ट रिडक्शन या फिर कहां पर हम कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। एग्जाम के पर्पस से देखा जाए तो बेसिकली आप यहां पर एक रूल नंबर याद कर लेना कि कॉस्ट रिकॉर्ड के लिए कहां पर प्रेस्क्राइब किया गया है, वहां बात करेंगे हम रूल नंबर 5 के रेफरेंस से, और उसमें फॉर्म बताया गया है आपका CRA1। नाउ कॉस्ट ऑडिट ये एक
इंपोर्टेंट सेक्शन होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, केस स्टडी भी बन सकती है इसके ऊपर। 148 सबसेक्शन 1 में अभी हमने पढ़ा, जो बात कर रहा है कॉस्ट रिकॉर्ड को बनाने को लेकर, कॉस्ट रिकॉर्ड आपको बनाने हैं। अब बात कर रहा है कॉस्ट ऑडिट की, जरा ध्यान से प्लीज सुनना बात को आप यहां पर। कॉस्ट रिकॉर्ड जो कंपनी बना रही है 148 सबसेक्शन 1 में, क्या उन सारी की सारी कंपनी को 148 सबसेक्शन 2 में अपने यहां पर कॉस्ट ऑडिट कराने की भी रिक्वायरमेंट आएगी क्या? सारी कंपनीज को मे और मे नॉट बी। जरूरी नहीं है कि जो 148 सबसेक्शन 1 में फॉल कर जाए वो सारी की सारी कंपनी आपकी 148 सबसेक्शन 2 में भी आ जाए। जो कंपनी 148 सबसेक्शन 1 में फॉल कर जाती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि आप नेटवर्थ या टर्नओवर के बेस पे एक क्राइटेरिया अप्लाई कर सकते हो, जो कि ये बता दे कि हाँ अब इनमें से कौन कौन सी कंपनी को अपने यहां पर कॉस्ट ऑडिट करवानी होगी। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो 148 सबसेक्शन 1 में आ रही है सबके ही ऊपर 148 सबसेक्शन 2 भी एप्लीकेबल हो जाए। हाँ, इतना तय कि 148 सबसेक्शन 2 में वही कंपनी आएंगी जो 148 सबसेक्शन 1 में आई थी, लेकिन 148 सबसेक्शन 1 में आने वाली सारी कंपनी जरूरी नहीं है कि वो 148 सबसेक्शन 2 में फॉल कर जाएं फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट ऑडिट। Central government may by order direct the audit of cost records of company which are covered under section 148 subsection 1। इतनी बात समझ में आ रही है आपको कि 148 सबसेक्शन 2 में वही कंपनी आएंगी जो 148 सबसेक्शन 1 में है। बात लॉजिकली भी सही है कि जब तक बेटा कॉस्ट रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं होंगे तब तक क्या कॉस्ट ऑडिट हो सकती है क्या? नॉट पॉसिबल। एंड which have net worth or turnover of such amount as may be prescribed, such cost audit shall be conducted in the prescribed manner। यानी पहली बात, आप 148 सबसेक्शन 1 में फॉल कर जाएं, और दूसरा हम आपके ऊपर एक कंडीशन लगाएंगे जो कि नेटवर्थ या टर्नओवर के बेस पर होगी। कंडीशन या तो नेटवर्थ के बेस पर होगी या टर्नओवर के बेस पर होगी। हम एक अमाउंट बताएंगे, अगर ये कंडीशन भी आप सेटिस्फाई कर देते हो तो आपको 148 सबसेक्शन 2 में अपने यहां पर कॉस्ट ऑडिट भी करवानी होगी। सीजी को पावर है कि जो अमाउंट प्रेस्क्राइब करे या तो नेटवर्थ के बेस पर या टर्नओवर के बेस पर। अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी पावर को एक्सरसाइज किया है और टर्नओवर के बेस पर अमाउंट प्रेस्क्राइब की गई है, नेटवर्थ के बेस पर नहीं की गई। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहता तो नेटवर्थ के बेस पर भी अमाउंट प्रेस्क्राइब कर सकता था, लेकिन ऑप्शन था या तो नेटवर्थ के बेस पर या टर्नओवर के बेस पर अमाउंट प्रेस्क्राइब कर देंगे। तो पहली बात 148 सबसेक्शन 1 में आप फॉल कर जाएं, और दूसरी बात जितनी अमाउंट हम प्रेस्क्राइब कर रहे हैं आपके टर्नओवर के बेस पर आप उतनी अमाउंट में फॉल कर जाते हो, तो फिर आपको अपने यहां पर कॉस्ट ऑडिट करवानी होगी। और रूल नंबर 4 डील करता है कॉस्ट ऑडिट से। रूल नंबर 4 ऑफ द कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल 2014। रूल नंबर 4 ने दो बातें कही। बोला कंपनीज जो बिलोंग करती हैं एक रेगुलेटेड सेक्टर से, और कंपनीज जो कि बिलोंग नहीं करती हैं किसी रेगुलेटेड सेक्टर से। ध्यान देना, कॉस्ट रिकॉर्ड में इन्होंने एक कॉमन लिमिट बोल दी थी 35 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा। लास्ट ईयर का अगर आपका ओवरऑल टर्नओवर 35 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का था, तो आपको अपने यहां पर कॉस्ट ऑडिट का तो आपको अपने यहां पर नॉट कॉस्ट ऑडिट, आपको अपने यहां पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने थे। लास्ट ईयर अगर आपका टर्नओवर 35 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का था, चाहे आप कोई सी भी कंपनी हो, चाहे आप एक रेगुलेटेड सेक्टर की कंपनी हो, चाहे आप एक नॉन रेगुलेटेड सेक्टर की कंपनी हो, कोई भी हो, वहां पर टर्नओवर कॉमनली बोल दिया गया था। लेकिन कॉस्ट ऑडिट के पर्पस के लिए टर्नओवर कॉमन नहीं जा रहा, इन्होंने दोनों कंपनीज का टर्नओवर अलग अलग बताया हुआ है। क्या है? बोले टर्नओवर, ओवरऑल टर्नओवर तो 50 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का हो, एंड इंडिविजुअल टर्नओवर प्रोडक्ट या सर्विस जो कि प्रेस्क्राइब्ड प्रोडक्ट या सर्विस है वो 25 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का हो। समझिए ध्यान से, सपोज लास्ट ईयर का मेरा ओवरऑल टर्नओवर लास्ट ईयर का 40 करोड़ रुपए का था, 40 करोड़ रुपए का, और मैं वो कंपनी हूं जो कि बिलोंग करती है एक रेगुलेटेड सेक्टर से। मैं ऐसी कंपनी हूं
और लास्ट ईयर का मेरा टर्नओवर, ओवरऑल टर्नओवर 40 करोड़ रुपए का था, तो 35 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का था। चलिए, तो उस केस में मैं कॉस्ट रिकॉर्ड को मेंटेन करूंगा। अब बात करते हैं कि क्या कॉस्ट ऑडिट करवानी है। बोले आपका ओवरऑल टर्नओवर कितना से ज्यादा हो, 50 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का हो, जबकि मेरा लास्ट ईयर का ओवरऑल टर्नओवर तो केवल 40 करोड़ रुपए का था। यानी इसका मतलब मैं 148 सबसेक्शन 1 में तो आ गया, लेकिन मैं 148 सबसेक्शन 2 में फॉल बैन नहीं किया। तो मुझे कॉस्ट रिकॉर्ड तो मेंटेन करने होंगे, लेकिन मुझे अपने यहां पर कॉस्ट ऑडिट नहीं करवानी, बिल्कुल नहीं करवानी। चलिए, लास्ट ईयर का मेरा टर्नओवर 60 करोड़ रुपए का था, 60 करोड़ रुपए का। तो क्या मुझे कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं? बोले हाँ करने हैं, बिल्कुल करना है। 35 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा थे तो आपको करना पड़ेगा। चलिए, अब बात करते हैं कॉस्ट ऑडिट की। कॉस्ट ऑडिट, क्या आपको कॉस्ट ऑडिट भी करवानी है? बोले कंडीशन चेक करते हैं। बोले क्या आप वो कंपनी है जो किसी रेगुलेटेड सेक्टर से बिलोंग करती है? मैंने कि हाँ मैं ऐसी कंपनी हूं। बोले क्या आपका टर्नओवर 50 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है? मैंने कि हाँ। कितना है? 60 करोड़ रुपए का है। नाउ एंड एक और कंडीशन और पूरी करनी होगी आपको, इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विस। मैं ओवरऑल की बात नहीं कर रहा। बोले जो प्रेस्क्राइब गुड्स था उसका टर्नओवर कितना था? मैंने कहा सर प्रेस्क्राइब गुड्स जो मैं बना रहा था उससे टर्नओवर मेरा 20 करोड़ रुपए का था। अब ध्यान देना, लास्ट ईयर का टर्नओवर 60 करोड़ रुपए का था, 148 सबसेक्शन 1 में आ गया। ना 148 सबसेक्शन 2 चेक कर रहा हूं, मैं वो कंपनी हूं जो कि बिलोंग करता है एक रेगुलेटेड सेक्टर से। तो क्या आपका ओवरऑल टर्नओवर 50 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का था? मैंने कहा हाँ सरकार ज्यादा था। क्या इंडिविजुअल प्रोडक्ट या सर्विस जो प्रेस्क्राइब है, क्या वो आपका 25 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का था? मैंने कहा नहीं सर, वो केवल 20 करोड़ रुपए का ही था। तो सॉरी, एंड बिकॉज दोनों कंडीशन थी यहां पर, आपको अपने यहां पर कॉस्ट ऑडिट नहीं करवानी, आप केवल कॉस्ट रिकॉर्ड ही मेंटेन करेंगे। तो दोनों कंडीशन ये सेटिस्फाई हो जाती हैं, तब उस केस में बच्चे मुझे अपने यहां पर कॉस्ट ऑडिट भी करवानी होगी। और सेम ऐसे टर्नओवर की बात करते हैं जो कि वो कंपनी है जिसका कोई एक रेगुलेटेड सेक्टर नहीं है, वहां पर ओवरऑल टर्नओवर 100 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा, और इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विस का टर्नओवर 35 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का है, तो उस केस में आपको अपने यहां पर कॉस्ट ऑडिट करवानी होगी। ये तो बात हुई कॉस्ट ऑडिट की। अब बात करते हैं कुछ कंपनीज को कॉस्ट ऑडिट से एग्जेम्पशन दी गई है, और ये टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फॉलोइंग कंपनीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑडिट। ध्यान देना, एग्जेम्पशन कॉस्ट ऑडिट से है, ये एग्जेम्पशन कॉस्ट रिकॉर्ड से नहीं है। तो जिनको मैं यहां पर अभी कॉस्ट ऑडिट से एग्जेम्प्ट कर रहा हूं, मैं नहीं कर रहा, बेसिकली एग्जेम्प्ट हुई है ये, जिनको यहां पर कॉस्ट ऑडिट से एग्जेम्प्ट किया जा रहा है उनको कॉस्ट रिकॉर्ड तो मेंटेन करने होंगे। कॉस्ट रिकॉर्ड से मेंटेन करने से एग्जेम्पशन किसको मिल गया था? वहां पे मिल गया था एक माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज को। लेकिन मैं बात कर रहा हूं इस समय कॉस्ट ऑडिट के लिए। कॉस्ट ऑडिट से एग्जेम्पशन मिल रही है, लेकिन ये एग्जेम्पशन कॉस्ट रिकॉर्ड को लेकर नहीं होगी। कहा कि ऐसी कंपनी जिसका रिवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट इन फॉरेन एक्सचेंज आपके टोटल रिवेन्यू के 75% से ज्यादा का है, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ऐसी कंपनी जो ऑपरेट करती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन से, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। और कंपनी जो कि एंगेज है इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन सप्लाई नहीं करते, ये इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करके कैप्टिव कंजम्पशन अपने ही ऑपरेशन में ये इलेक्ट्रिसिटी को बेटा यूज कर लेते हैं, तो ऐसी कंपनी को कॉस्ट ऑडिट से एग्जेम्पशन है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, एग्जेम्पशन कॉस्ट ऑडिट से है, ये एग्जेम्पशन कॉस्ट रिकॉर्ड से बिल्कुल भी नहीं है। अगर 148 सबसेक्शन 1 में आप फॉल कर रहे थे तो उस केस में आपको अपने अकाउंट्स तो प्रॉपर मेंटेन करने पड़ेंगे, कॉस्ट रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करने होंगे। हाँ, आपको 148 सबसेक्शन 2 में कोई कॉस्ट ऑडिट कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको हम कॉस्ट ऑडिट से एग्जेम्प्ट कर रहे हैं। Now 148 सबसेक्शन 3, अब बेसिक सी बातें हैं, टेक्निकल नहीं है अब इतना। कॉस्ट ऑडिट शैल बी कंडक्टेड बाय अ कॉस्ट अकाउंटेंट। कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कौन करेगा भाई साहब? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, और इसकी रेम्युनरेशन में बी डिटरमाइंड बाय द मेंबर्स इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब। बेसिकली ऑडिट कमेटी रिकमेंड करती है कॉस्ट ऑडिटर और उसका रेम्युनरेशन कंपनी के बोर्ड को।
नाउ बोर्ड ऑडिट कमेटी की रिकमेंडेशन के बेस पर कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट कर लेती है। ये अपॉइंटमेंट फुल एंड फाइनल है। मेंबर का अपॉइंटमेंट से कोई लिंक ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर पॉइंट बनता है ये रेमुनरेशन का, तो रेमुनरेशन को बोर्ड को रिकमेंड किसने किया था? ऑडिट कमेटी ने। ऑडिट कमेटी से आई रिकमेंडेशन के बेस पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये फीस फिक्स कर देता है। लेकिन ये रेमुनरेशन को आपको मेंबर से रेटिफाइड अप्रूव करवाना पड़ेगा। मेंबर से आपको अपॉइंटमेंट रेटिफाइड नहीं करवानी, लेकिन ये जो रेमुनरेशन है ये पक्का आपको मेंबर से रेटिफाइड करवाना होगा। पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139 एज ऑडिटर ऑफ कंपनी शैल नॉट बी अपॉइंटेड एज कॉस्ट ऑडिटर। जिसको आपने फाइनेंशियल ऑडिट के पर्पस के लिए सेक्शन 139 में अपॉइंट किया था, आप उसे कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते। बेसिकली वैसे कर भी नहीं सकता था, बिकॉज वहां पर चलती है क्वालिफिकेशन सीए विद सीओपी, जबकि इस जगह बात किसकी कर रहा है बेटा? ये कॉस्ट अकाउंटेंट की। कॉस्ट ऑडिटर शैल कंप्लाई विद कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। जैसे 143 सबसेक्शन 9 के अंदर बताया गया है कि जो कंपनी में फाइनेंशियल ऑडिट करने के लिए आता है वो अपनी ऑडिट करेगा एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एग्जैक्टली इन द सेम मैनर कॉस्ट ऑडिटर्स हु अपॉइंटेड शैल कंडक्ट कॉस्ट ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। नाउ रूल नंबर 6, ये एक काफी इंपॉर्टेंट रूल होगा कॉस्ट ऑडिट के पर्पस के लिए। रूल नंबर 6 ऑफ द Companies Cost Record and Audit Rule 2014. Cost auditor shall be appointed within 180 days from the commencement of financial year. अभी इतना तो हमने पीछे पढ़ा था कि अपॉइंटमेंट बोर्ड करेगा, लेकिन बोर्ड को ये अपॉइंटमेंट कितने दिनों में करनी होगी? बोले फाइनेंशियल ईयर जो कमेंस हुआ है विच इज सब्जेक्ट टू कॉस्ट ऑडिट, उसके कमेंसमेंट के विदिन 180 डेज आपको ये अपॉइंटमेंट करनी होगी। Before such appointment is made, the written consent of cost auditor and a certificate from cost auditor shall be obtained. Content of certificate, चीजें काफी हद तक सेम चल रही है बच्चे, जैसा हमने फाइनेंशियल ऑडिट वाले केस में डिस्कस किया था। फाइनेंशियल ऑडिट में क्या होता है कि वहां पर भी रूल नंबर 4 होता है। रूल नंबर 4 जो कहता है कि प्रपोज ऑडिटर को अपॉइंट करने से पहले आप उससे एक सर्टिफिकेट कॉल करिए। एग्जैक्टली हियर कॉस्ट ऑडिटर आपको अपॉइंट करना है तो पहले उससे एक रिटन कंसेंट मांग लीजिए और उससे कॉल करिए आप एक सर्टिफिकेट का कंटेंट क्या होगा? दैट कॉस्ट ऑडिटर इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट। वो अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है, उसे कोई डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं करती। सर इसकी डिस्क्वालिफिकेशन कौन सी होती है? 141 सबसेक्शन 3 की चलती है। क्वालिफिकेशन पढ़ लिया कॉस्ट अकाउंटेंट, लेकिन बात करते हैं अगर डिस्क्वालिफिकेशन, तो डिस्क्वालिफिकेशन सेम चलती है जैसा 141 सबसेक्शन 3 में आप पढ़ के आए थे, क्लॉज नंबर ए से लेकर क्लॉज नंबर आई तक। नाउ कॉस्ट ऑडिटर satisfy the criteria provided in section 141 regarding qualification disqualification. Proposed appointment is within the limit because ceiling limit तो यहां पर भी होगी। And a list of proceeding against the cost auditor पेंडिंग विद रेस्पेक्ट टू प्रोफेशनल मैटर ऑफ कंडक्ट, कि आपके ऊपर जितने भी प्रोसीडिंग पेंडिंग है प्रोफेशनल मैटर के रिगार्डिंग, उन सब की आप लिस्ट प्रोवाइड कराएंगे। नाउ कंपनी शैल इन्फॉर्म द कॉस्ट ऑडिटर कंसर्न्ड ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एंड फाइल अ नोटिस ऑफ सच अपॉइंटमेंट विद सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 30 days ऑफ बोर्ड मीटिंग in which appointment is made or within 180 days from commencement of financial year, whichever is earlier, through electronic mode in the form CRA2। 139 सबसेक्शन 1 में जब आप अपना एक ऑडिटर अपॉइंट कर रहे थे तो वहां पर आप ऑडिटर को अपॉइंट करने के बाद उस अपॉइंटमेंट की इंटीमेशन एक बार तो आपने उस ऑडिटर को दी थी जिसको आपने अपॉइंट किया, और साथ में आप 15 दिनों के अंदर ADT1 फाइल कर रहे थे ROC को। यहां पर भी सेम चल रहा है, ADT1 नहीं है, यहां पर बन गया CRA2। CRA1 में तो कॉस्ट रिकॉर्ड की बात की गई थी। दूसरा यहां पर ROC को फाइल नहीं किया जाएगा, ये फाइल किया जाएगा किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इंटीमेशन देनी है आपको इस अपॉइंटमेंट की। इंटीमेशन का टाइम कितना है? वहां पर था 15 दिनों का, यहां पर हम बोल रहे हैं 30 दिनों का। बोले अपॉइंटमेंट से 30 दिन और कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर से 180 दिन, विच एवर इज अर्लियर आपको ये CRA2 फाइल करना होगा। अगर सपोज की अपॉइंटमेंट मेरी हो जाती है अप्रैल के महीने में,
तो अप्रैल के महीने से 30 दिन और 1 अप्रैल से 180 दिन जो भी पहले होगा आपको CRA2 फाइल करना होगा। यहां पर अप्रैल से 30 दिन बेटा पहले आ जाएंगे। लेकिन अगर सपोज ये अपॉइंटमेंट होती है 20 सितंबर के आसपास, तो 20 सितंबर से 30 दिन और 1 अप्रैल से 180 दिन जो भी पहले हो जाए। इस बार 1 अप्रैल से 180 दिन पहले हो जाएंगे, तो उस केस में जो भी पहले होगा आपको ये CRA2 सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल करना होगा। Every cost auditor shall continue till expiry of 180 days from the closure of financial year or till he submit cost audit report whichever is earlier। अब बताइए आपके टेन्योर की, क्या आपके अपॉइंटमेंट का टेन्योर क्या होगा? बोले जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप कॉस्ट ऑडिट कर रहे हो उसके क्लोजर से 180 दिन, यानी बिगिनिंग से 180 दिनों में तो आपको अपॉइंट करना था और क्लोजर के 180 दिन के अंदर आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। तो फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग से 180 दिन और जहां उससे पहले आपने रिपोर्ट सबमिट कर दिया विच एवर इज अर्लियर। देखा जाए तो मुझे यहां पर एक टाइम लिमिट दिखाई दे रही है कि आपको कितने टाइम के अंदर अपनी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट को सबमिट करना होगा। आपको अपनी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी होगी विद इन 180 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जिसके लिए आपने बेटा कॉस्ट ऑडिट की थी। कॉस्ट ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। इसके लिए केवल एक BR पास करना है आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द कॉस्ट ऑडिटर। यहां पर आपको मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल वगैरह लेने की कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। जिसको अपॉइंट किया था टाइम से पहले रिमूव करना है, एक उस बार उसको सुनने का मौका दे दीजिए, देन एक BR पास करिए। BR पास करके आप ऐसा कॉस्ट ऑडिटर बच्चे रिमूव कर सकते हो। एनी कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ कॉस्ट ऑडिटर शैल बी फिल्ड बाय बोर्ड। सारा काम बोर्ड करेगा। कितने टाइम के अंदर? विद इन 30 डेज ऑफ सच कैजुअल वैकेंसी एंड कंपनी शैल इन्फॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट सेम फॉर्म CRA2 विद इन 30 डेज ऑफ सच अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। तो जो आपने कैजुअल वैकेंसी को फिल करा है उसके 30 दिनों के अंदर इसका एक इंटीमेशन आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देंगे फॉर्म CRA2 के जरिए। कॉस्ट ऑडिट शैल बी इन एडिशन टू द ऑडिट कंडक्टेड अंडर सेक्शन 143। कौन सी ऑडिट होती है ये? इट इज फाइनेंशियल ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट। क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, राइट, ड्यूटीज एप्लीकेबल टू ऑडिटर अंडर दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 10 में हम ऑडिट की बात करते हैं। शैल सो फार एज मे बी एप्लीकेबल अप्लाई टू कॉस्ट ऑडिटर। बोले क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, राइट, ड्यूटीज जो कि होती है कंपनी के ऑडिटर की, जो चैप्टर नंबर 10 में अपॉइंट किया जाता है, सेम ऐसे ही जितना हो सके सो फार एज मे बी एप्लीकेबल अप्लाई हो जाएंगी कॉस्ट ऑडिटर को। जैसे मैंने कहा क्वालिफिकेशन तो अप्लाई नहीं होगी बिकॉज वहां पर CA की बात की गई थी, लेकिन क्या डिस्क्वालिफिकेशन का पॉइंट आ जाएगा? यस, वो आ जाएगा। 141 सबसेक्शन 3 लग जाएगा। जैसे राइट उसे मिलता है कि हाँ मैं कंपनी में जाके इंफॉर्मेशन कॉल कर सकता हूं, बुक्स, अकाउंट, वाउचर को मैं एक्सेस कर सकता हूं, सेम ऐसे ही नेचर के राइट इस कॉस्ट ऑडिटर के पास भी अवेलेबल होंगे। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ कंपनी टू गिव ऑल असिस्टेंस एंड फैसिलिटीज टू द कॉस्ट ऑडिटर एंड कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट शैल बी सबमिटेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सर क्या मेंबर के पास नहीं जाएगा? मतलब मेंबर की कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, केवल एक इन्वॉल्वमेंट थी। कॉस्ट ऑडिटर का रेमुनरेशन बोर्ड जो फिक्स करता है मेंबर्स के द्वारा उसको रेटिफाइड करवाया जाता है। उसके अलावा कहीं पर भी बेटा मेंबर इन्वॉल्व ही नहीं होंगे। रूल नंबर 6, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट शैल बी सबमिटेड along with reservation or qualification or observation or suggestion if any in the form CRA3। यानी आपको यहां पर अपनी रिपोर्टिंग करनी है, साथ में अगर आपको कोई सजेशन भी देना है तो रिपोर्ट में आप सजेशन भी दे सकते हो। अदरवाइज मॉडिफाइड करिए, कोई रिजर्वेशन है, क्वालिफिकेशन है, कोई ऑब्जर्वेशन है आपका, वो CRA3 के जरिए मूव करेगा। CRA1 किसका था? कॉस्ट रिकॉर्ड का था। CRA2 इंटीमेशन थी अपॉइंटमेंट की। CRA3 में क्या आ गया? कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट आ गया। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट shall be submitted to board of director within 180 days from closure of financial year। ये टाइम लिमिट निकल के आ रही थी टेन्योर से ही, ईयर क्लोजर से 180 दिन और सबमिशन ऑफ रिपोर्ट विच एवर इज अर्लियर, वहां पर आपका टेन्योर कंप्लीट हुआ। तो मैक्सिमम टेन्योर मुझे क्या दिखाई दे रहा था वहां पर? 180 दिन।
तो 180 दिनों के अंदर बच्चे आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। 148 सबसेक्शन 6 कंपनी शैल विद इन 30 days from receipt of cost audit report furnish the central government with such report along with full information and explanation on every reservation qualification contained therein in the form CRA4। सपोज बच्चे आप है कॉस्ट ऑडिटर, आपने अपनी रिपोर्ट CRA3 के जरिए मुझे दी, रिपोर्ट के अंदर मॉडिफिकेशन है यानी रिजर्वेशन है, क्वालिफाइड कमेंट है, तो मैं एज कंपनी इनके ऊपर अब सफाई दूंगा। सफाई किसको देनी है? सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर के बेस पर ऑडिट हुई थी, ये सफाई मुझे अब सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी होगी। कितने दिनों में देनी है? बोले जब मेरे पास रिपोर्ट आई थी आपसे उसके 30 दिनों के अंदर मुझे ये सफाई देनी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट को। कौन से फॉर्म में ये सफाई दी जाएगी? ये सफाई दी जाएगी इन द फॉर्म CRA4। CRA4 टाइम कितना है? बोले वो टाइम कि जो आपने मुझे रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट के आने के 30 दिनों के अंदर। लेकिन इसमें एक प्रोवाइजो लगाया, ये छोटी सी अमेंडमेंट है जो इस अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है। प्रोवाइडेड दैट द कंपनी विच हैव गोट एक्सटेंशन ऑफ टाइम ऑफ होल्डिंग AGM, यानी उसको AGM का टाइम में उसे कुछ एक्सटेंशन मिला है कि वो अपनी AGM लेट कर सकती है, टाइम में एक्सटेंशन हुआ है, जिसकी वजह से जो आपको अपने अकाउंट स्टेटमेंट फाइल करने होते हैं 137 में वो एक्सटेंड हो जाता है, तो CRA4 फाइल कर सकते हो आप ऐसे रिजल्टेंट एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ फाइलिंग स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 137 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। इसको बच्चे प्लीज फिर रीड कर लीजिए एक बार। प्रोवाइडेड दैट द कंपनी विच हैव गॉट एक्सटेंशन ऑफ टाइम ऑफ होल्डिंग AGM may file CRA4 within resultant extended period of filing financial statement under section 137। 137 में टाइम दिया गया है कितने टाइम के अंदर आपको ये स्टेटमेंट फाइल करने होंगे। अगर AGM लेट हो रही है तो ये फाइलिंग भी लेट होगी, तो जितना ये फाइलिंग लेट हो रही है CRA4 उतना एक्सटेंड कर जाएगा, उतना टाइम बेटा वहां पर आपको एक्स्ट्रा मिल जाना है। आप उतने एक्सटेंडेड टाइम में अपना CRA4 सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल कर सकते हो। Central government may call further information and explanation and company shall furnish the same within such time as may be specified by the government। भाई आपने मुझे रिपोर्ट दी CRA3 में, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को सफाई दे दी CRA4 में। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को दिखाई दिया कि ऑडिटर ने तो कई सारे पॉइंट पर मॉडिफाइड कमेंट दिया हुआ है, बट कंपनी ने जितनी सफाई देनी चाहिए थी कंपनी ने उतनी सफाई नहीं दी है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट आपसे और फर्दर इंफॉर्मेशन कॉल कर सकती है? यस कर सकती है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसी कोई फर्दर इंफॉर्मेशन कॉल करी है तो अब ये कंपनी की ड्यूटी बनेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब जितना टाइम आपको दिया है उतने टाइम के अंदर आप ये फर्दर इंफॉर्मेशन सबमिट करिए सेंट्रल गवर्नमेंट को। नाउ रेम्यूनरेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिटर, ये बताया गया है रूल नंबर 14, लेकिन ध्यान रहे रूल नंबर कॉस्ट अकाउंट एंड ऑडिट की बात नहीं कर रहा। ये रूल कौन सा है? कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014। बाकी जो हम ऊपर रूल पढ़ रहे थे वो किसके लिए थे बेटा? कंपनीज कॉस्ट अकाउंट एंड ऑडिट रूल, कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल 2014 की बात कर रहे थे। लेकिन यहां पर रूल नंबर 14 इज ऑफ कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014 का in case of companies which are required to constitute an audit committee, the board of directors shall appoint cost auditor on recommendation of audit committee, which shall also recommended remuneration of cost auditor। The remuneration recommended by audit committee shall be considered and approved by board of director and ratified by shareholders। मैंने यही कहा था कि कॉस्ट ऑडिट वाले मामले में केवल एक ही जगह पर मेंबर इन्वॉल्व है। कॉस्ट ऑडिटर की रेम्यूनरेशन जो बोर्ड फिक्स कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी, उसको आपको मेंबर से भी रेटिफाइड करवाना होगा। एंड इन अदर केसेस अदर कंपनीज which are not required to constitute audit committee, board shall appoint cost auditor and remuneration of cost auditor shall be ratified by shareholders subsequently। तो बच्चे ये था हमारा टॉपिक कॉस्ट ऑडिट, एग्जाम के पर्पस के लिए रेलिवेंट है।
एमसीक्यू, करेक्ट इनकरेक्ट, या फिर फाइनल लेवल पे की बात करें तो केस स्टडी, कॉस्ट ऑडिट को लेकर एग्जाम में पूछी जा सकती है। ऐसी और रिविजनरी वीडियो बेटा देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को आप प्रेस करिए। वीडियो आपने पूरी देख ली है, पसंद आ गया हो तो बेटा प्लीज लाइक करिए और जितना ज्यादा हो सके इसको प्लीज आप शेयर करिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, कीप शाइनिंग, बाय बाय।